हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम मित्र अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और क्या होइएगा, जबरदस्त भी होइएगा। कहीं न कहीं आप बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी में क्या होइएगा, व्यस्त भी होइएगा। तो आइए, मैं आपका मित्र सीएस कुमार क्या करता हूँ, अभी इससे पहले जो आपका बीपीएससी क्या हुआ था, टीआरई 0.1 में जितने भी साइंस के प्रश्न थे, उन तमाम प्रश्न को अभी हम लोग देखने का काम करेंगे। और हमारा जो लेवल है, सोचने का जो स्तर है, उस सोचने के स्तर पे हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, जहां से सीधे आपके एग्जाम में जो 2 ऑप्शन होता है, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन आपको हमेशा गुमराह करेगा। आप प्रश्न के सफर में 50 से 60% आप उसका हल तक पहुंच जाइएगा, लेकिन जहां पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे हमारे उस अप्रोच पर पहुंचना है। और ये रहा आपका टीआरई 1 का पूछा गया तमाम साइंस का क्वेश्चन। आइए चुटकियों में हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र एक संगठक है? निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र क्या है, संगठक है? तो याद रखिएगा, पादप भी है, सूक्ष्मजीव भी है, जंतु भी है। मतलब क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। आप परितंत्र में आप जानते हैं एक क्या होता है, एक अजैविक होता है और एक जैविक होता है। हाँ, एक अजैविक और एक क्या होता है, जैविक होता है। अजैविक घटक और जैविक घटक जो मिट्टी में मिल जाए, गल जाए, वो क्या होता है, पढ़िएगा, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो मिट्टी में मिले उले न यथावत रहे, जैसे पॉलिथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, दवा का सैचेट हो गया। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल, क्या कह रहा है, लैंडफिल, जैसे देखिएगा जहां भी गड्ढा उड्ढा होता है, बड़ा बड़ा गड्ढा होता है, वहां पे हम लोग डस्टबिन से क्या करते हैं, डस्टबिन या डंपिंग यार्ड बना देते हैं, सारा कचरा वहां पे हम लोग जमा करने का काम करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो पूछता है कि उससे कौन सा गैस उत्पन्न होता है, कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा, कौन गैस उत्पन्न होता है, मीथेन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। यह क्या है, एक तरह का कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक है। अब आपको पता होगा कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये रहा आपका संरचना, इसका मीथेन को। मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। इस गैस के नाम से, मार्स गैस के नाम से भी मीथेन को हम लोग जानते हैं। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, SO2 बोलते हैं, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला यानी कि क्या, फूड चेन, क्या, फूड चेन का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए, पादप, मेढक, सांप, ये तो होगा नहीं। हाँ, पादप, खरपतवार, पादप भी है, खरपतवार तो हमारा इसी कट गया। पादप मतलब पेड़ पौधा, फिर उसको हिरन, हिरन शाकाहारी है, फिर हिरन कौन खा जाएगा, शेर खा जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और यह भी याद रखेगा, ये जो आहार श्रृंखला परितंत्र में होता है वो किस दिशा में होता है, तो एक दिशीय होता है। क्या होता है, एक दिशीय होता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, कह रहा है, पर्यावरण में प्लास्टिक किसके क्रिया द्वारा, पर्यावरण में प्लास्टिक किसके क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? ऑप्शन है आपका मृतोपयोगी, परजीवी, जीवाणु, उपयुक्त में से एक से अधिक, और क्या है, लास्ट ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए प्रश्न को सोचिए, पढ़िए और जवाब देने का काम कीजिए। हमारा प्रश्न है और आपका उत्तर है। क्लियर? तो याद रखिएगा, पर्यावरण में प्लास्टिक, मृतोपजीवी, जीवाणु क्या है, क्रिया द्वारा विघटित नहीं होंगे। क्या, मृतोपजीवी और जीवाणु, मतलब एक से क्या हो गया,
ज्यादा हो गया तो क्या होगा, एक से ज्यादा जैसी हमारा ऑप्शन होगा तो सीधे हम लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बी पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर, यही ऑप्शन, ये दोनों जो ऑप्शन है हमेशा आपको गुमराह करने का काम करेगा। तो कौन होगा, मृतोपजीवी और जीवाणु, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है ऊर्जा के वे स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन, ऊर्जा के वे स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उनमें शामिल है। चलिए ऑप्शन है आपका पवन चक्की, ऑप्शन बी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन सी है सौर सेल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। याद रखिएगा ऊर्जा के स्रोत जो है पवन चक्किया है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, हाँ, और सौर सेल, ये तीनों क्या करता है, कार्बन वृद्धि में शामिल नहीं करता है। क्लियर, ये सब कार्बन प्रोड्यूस करने का काम नहीं करता है, इसलिए देखते होइएगा हमारी जो सरकार है वो क्या कर रहा है, सोलर प्लेट पे ज्यादा फोकस हो रहा है। आपको सोलर वाला ऑटो देखने को मिलता होगा, हर जगह सोलर प्लांट डेवलप किया जा रहा है ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो क्या रह सके, शुद्ध रह सके, पर्यावरण में किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो। क्लियर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6, कह रहा है बड़ा ही अच्छा प्रश्न, बड़ा ही सरल प्रश्न है, कह रहा है आहार श्रृंखला में ब्रांचेड श्रृंखला को क्या कहा जाता है। सिंपल, आहार स्तर बिल्कुल नहीं, आहार तंत्र नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, इसका क्या होगा, आहार जाल। क्या बोलते हैं उसको, आहार जाल बोलते हैं। तो क्या होगा हमारा सही जवाब, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सब वन लाइनर है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण कर उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये परसेंटेज याद रखिएगा, 1%। हाँ, और सूर्य का प्रकाश है तो आपको पता होगा क्या, ये जो आपका क्या है, CO2 प्लस H2O, हाँ, और ये जैसे ही मिलता है आपको किससे, क्लोरोफिल, इसमें जैसे ही क्लोरोफिल प्लस क्या है, सनलाइट, इसके मौजूदगी में क्या बनता है, तो याद होगा C6H12O6 प्लस 6H2O, हाँ, प्लस O2। ये क्या होता है, फूड प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वहां पे ये आपका बनता है। और पौधा जो है अपना भोजन के रूप में क्या निर्माण करता है, तो याद रखिएगा पौधा जो है भोजन के निर्माण रूप में ग्लूकोज का ही निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, याद रखिएगा। यही आपका ग्लूकोज है जो पौधा अपनी पत्ती में बनाता है। और प्लांट में क्या है, तो याद रखिएगा प्लांट में H2O कैरी कौन करता है, तो जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम करता है। और फूड को कैरी कौन करता है, तो याद रखिएगा फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम जो है फूड को कैरी करने का काम करता है। और भी बहुत सारा बात है, क्या याद रखिएगा, लीफ को क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है, पौधों का रसोई घर कहा जाता है, पौधों का फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहा जाता है। ये सब किसको कहा जाता है, लीफ में कहा जाता है। इसी में क्या होता है, स्टोमाटा होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। और वहां पे कौन सा धातु पाया जाता है, तो वह भी याद रखिएगा, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लियर, ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। और 1% क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, कह रहा है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। इसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को क्या मिली थी, तो मजबूती मिली थी। तो याद रखिएगा पहला बात के सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के चमोली गांव में। अभी अगर पूछे तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। क्लियर, कब, 1973 में। कब, 1973 में वहां के लोग जंगलों काटने का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और पेड़ों से चिपक जा रहे थे। कहते थे कि पेड़ को काटने से पहले आपको हमें काटना होगा, तब जाके आप पेड़ को काटिएगा। तो एक आंदोलन छिड़ गया। हाँ, इसका नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। कब,
1973 में। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहीं पे एक पॉइंट और याद रखिएगा, 1730 ईस्वी में, कितना, 1730 ईस्वी में कौन, तो अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई, याद रखिएगा 1730 ईस्वी में कौन, अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई क्या क्या था, राजस्थान, कहा, राजस्थान, राजस्थान के खिजरली गांव में, इस गांव में, राजस्थान के खिजरली गांव में, इसमें याद रखिएगा अमृता बिश्नोई 1730 में राजस्थान के खिजरली गांव में ये इस आंदोलन को प्रारंभ किया था, कौन, चिपको आंदोलन को प्रारंभ किया था। क्लियर। सुंदरलाल बहुगुणा पूछेगा तो 1973, अमृता देवी बिश्नोई पूछेगा तो 1730। क्या होगा सही आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए आगे बढ़े क्या, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का काम कीजिए, क्या होगा सही जवाब। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर, क्या कह रहा है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन उपस्थित होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, स्वपोषी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से प्रश्न को पढ़िए, समझिए और बनाने का काम कीजिए, क्या होगा सही जवाब। तो याद रखिएगा क्या होगा, स्वपोषी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर क्या होता है, मौजूद होता है, कौन, स्वपोषी। स्वपोषी मतलब क्या होगा, जो भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जो भोजन का निर्माण, जो भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जो भोजन का निर्माण स्वयं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न इसी पे हुआ, परपोषी जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, बार बार क्वेश्चन पढ़ने से भी आपको क्लू मिलेगा। ऑक्सीजन चक्र ये तो है, नाइट्रोजन चक्र बिल्कुल है, पढ़े होइएगा क्या कि राइजोबियम होता है, क्या होता है, राइजोबियम होता है। ये क्या करता है, तो ये नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है, तब जाके प्लांट इसको क्या करता है, ग्रहण करता है। और इसी से क्या बनता है, पौधा जो है, इसी से ना प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण पौधा नाइट्रोजन से ही करता है, बगैर नाइट्रोजन का प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है। तो नाइट्रोजन चक्र भी होगा, और इसमें कह रहा है नहीं, तो क्या होगा, फॉस्फोरस चक्र। क्या होगा, फॉस्फोरस चक्र। आइए फॉस्फोरस के बारे में जानिएगा। फॉस्फोरस भी कई प्रकार का होता है, क्या होता है, श्वेत फॉस्फोरस, क्या होता है, श्वेत फॉस्फोरस। हाँ, उसके बाद पीला फॉस्फोरस, पीला फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, क्या, लाल फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस, ये सब क्या है, फॉस्फोरस के प्रकार है। क्लियर। इसमें श्वेत फॉस्फोरस जो होता है बड़ा ही अभिक्रियाशील होता है। श्वेत फॉस्फोरस जैसे ही वायु के संपर्क में आता है वो जल उठता है, क्या उठता है, जल उठता है। देखते होइएगा जो तांत्रिक वांत्रिक होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे फॉस्फोरस लेंगे और अपने मुंह के पास लाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि वो मंत्र पढ़ रहे हैं, और जैसे ही उसे हवा में छोड़ेंगे, बिखेरेंगे, वो फॉस्फोरस क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है, वो परिणाम स्वरूप वायु से अभिक्रिया कर लेता है, जिसके वजह से वो जल जाता है। आप शॉक हो जाइएगा, ओ माय गॉड, ये तो सही में क्या है, बड़ा ही अद्भुत बाबा है। क्लियर। तो ये सब साइंस का देन है, जो ये सब क्या है, गिफ्ट ऑफ साइंस है, याद रखिएगा। और लाल फॉस्फोरस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कहाँ, दिया सलाई के रूप में। कहाँ करते हैं, दिया सलाई के रूप में हम लोग लाल फॉस्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। ये बात याद रखिएगा, किससे, फॉस्फोरस से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। चलिए बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव
निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को, किसको, अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो याद रखिएगा, कुछ जीवाणु एवं स्वपोषी, कुछ क्या होता है, कुछ जीवाणु एवं स्वपोषी क्या करता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। अकार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब हुआ क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ये हो गया अकार्बनिक पदार्थ। मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं होगा उसे अकार्बनिक कहेंगे, और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होगा उसे क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा उसे कहेंगे कार्बनिक पदार्थ। क्या हो गया, कार्बनिक पदार्थ। ये क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ हो गया, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या है, बॉन्ड है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये हो जाएगा आपका कार्बनिक पदार्थ। क्या हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा, याद रखिए। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, कुछ जीवाणु है स्वपोषी होगा, तो क्या होगा आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। बस यही आपका जब ऑप्शन होगा तो आप दिग्भ्रमित होइएगा। ऐसे प्रश्नों को भी आप 50 से 60% सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन हल्का सा और अपने अप्रोच पे काम कीजिएगा तो आप 100% तक आसानी से पहुंच सकते हैं। क्लियर। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पे, कह रहा है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायन के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए रूपात्मक आवर्धन, ऑप्शन बी तापजनक आवर्धन, और ऑप्शन सी जैविक आवर्धन, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, जवाब दीजिए क्या होगा सही जवाब। चलिए तो याद रखिएगा क्या होगा, जैविक आवर्धन। क्या होगा, जैविक आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन से क्या होगा, सही जवाब होगा। पहली बार जैव आवर्धन का पता कब लगा था, तो याद रखिएगा पहली बार जैव आवर्धन का जो पता लगा था वह 1950 के दशक में लगा था। कब लगा था, 1950 के दशक में। 1950 के दशक में पहली बार जैव आवर्धन के बारे में पता लगा था। और एक बात और याद रखिएगा, जैव संचय एवं जैव आवर्धन शब्द कौन दिया था, राचेल कार्सन। जैव संचय एवं जैव आवर्धन, याद रखिएगा क्या, जैव संचय और जैव आवर्धन, ये शब्द कौन दिया था, तो राचेल कर्सन। कौन दिया था, राचेल कर्सन। राचेल कर्सन, राचेल कर्सन। क्लियर। चलिए इतना बात याद रखिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है जनसंख्या की वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जन्म दर के द्वारा, बी सीमित संसाधन के द्वारा, सी जनसंख्या वृद्धि दर, डी एज इट आप जानते हैं, क्या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। तो याद रखिएगा क्या होता है, सीमित संसाधन के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 14 कह रहा है मेथेमोग्लोबिनेमिया। मेथेमो हिंदी नाम दे दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। यही यहाँ पर रहता आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो आप पट से मार देते, अच्छा ब्लू बेबी सिंड्रोम मतलब नाइट थ्रोट, पट से मार देते। लेकिन हिंदी नाम दे दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है, मेथेमोग्लोबिनेमिया। निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी पीने का होता है, तो नाइट्रेट। और कैडमियम से क्या होता है, इसका CD सिंबल हो गया, इससे इटाई इटाई रोग होता है, इटाई इटाई नामक रोग होता है। किससे, तो कैडमियम की वजह से। क्लियर है। तो क्या होगा सही जवाब, नाइट्रेट इज द
करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ साइंस बीपीएससी टीआरई 1। चलिए बताइए, प्रश्न कह रहा है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो याद रखिएगा, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशिक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। क्लियर। तो ये पूरा था आपका बीपीएससी, हाँ, बीपीएससी टीआरई 0.1 का जो हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया तमाम साइंस का क्वेश्चन था। इसी तरह हम लोग हर एक एग्जाम जो हुआ है सबका साइंस का क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन और ऑपरेशन करने का काम करेंगे। क्लियर। चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, नए प्रारूप के साथ। कैसा आपका आयोग क्वेश्चन सेट करेगा, उस पर आधारित हम लोग अपने अप्रोच को पहुंचाने का काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब्बा खैर।